बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले बात करेंगे। तो हेडिंग डालिए पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में एक लाइन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एजेंट। It is defined as work done by agent to arrange the system slowly, to arrange the system slowly, to arrange the system slowly in presence of conservative force field, in presence of conservative force field, right? तो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि हम किसी एजेंट से कहेंगे कि आप इस सिस्टम को स्लोली एक जगह से दूसरी जगह तक अरेंज करिए। किसकी प्रेजेंस में? कंजर्वेटिव फील्ड की प्रेजेंस में। अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड ग्रेविटी का है तो ग्रेविटी की प्रेजेंस में अगर हम किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करेंगे तो एजेंट जो वर्क करेगा वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड इलास्टिक फील्ड है, स्प्रिंग का इलास्टिक नेचर है, स्प्रिंग के इलास्टिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर हम किसी सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह तक अरेंज करेंगे, वो भी कैसे? स्लोली, तो हम कहेंगे कि जो एजेंट वर्क करेगा वो सिस्टम में स्टोर्ड होगा इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक जगह से दूसरी जगह तक बॉडी को स्लोली अरेंज करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी बताओ, हमने डिफाइन क्या करा कि कंजर्वेटिव फील्ड की प्रेजेंस में हम एजेंट को बोलेंगे कि आप इस सिस्टम को स्लोली अरेंज करिए एक जगह से दूसरी जगह तक। ऐसा करने में आप जो वर्क करेंगे उसका नाम रखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। अब सवाल आ रहा है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर स्लोली क्यों कह रहे हैं? मान लो मैं एजेंट हूं और मुझे जिम्मेदारी दी जाए कि एक ब्लॉक को ग्राउंड से उठाना है और एच हाइट तक लेके जाना है। अगर मैं एक्सेलरेट करा के लेके गया तो एक्सेलरेट कराने से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी भी बदलेगी और एक हाइट भी बदल रही है। तो यहां पे बताइए, जो मैं वर्क कर रहा हूं वो दो जगह खर्च हो सकता है, एक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मैं स्लोली मोशन कराऊं तो स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, और स्लोली का मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो फिर मैंने जो वर्क करा वो काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ, मेरा वर्क पूरा का पूरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इसलिए हमने डिफाइन करा है कि एजेंट से कहिए कि सिस्टम को स्लोली अरेंज करे ताकि उस एजेंट के वर्क की कॉस्ट में कोई भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना होने पाए। एजेंट का वर्क पूरा का पूरा किस में चला जाए? पोटेंशियल एनर्जी में चला जाए, राइट? तो समझे जरा, मैं तुमसे कहूं कि मान लीजिए यहां पर ये मान लो एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, समझिए। और ये बताओ, हमारा रेफरेंस लाइन है पोटेंशियल एनर्जी का, ये रेफरेंस लाइन, यानी यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक, इनिशियल। रेफरेंस लाइन का मतलब होता है कि हमने यहां रेफरेंस लेवल माना है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है तो हम किसी एजेंट से कहेंगे कि आप ग्रेविटी की प्रेजेंस में इस एम मास की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक स्लोली अरेंज करिए। तो ध्यान दो, नीचे mg लग रहा है, ये फोर्स है किसका? ये फोर्स है फील्ड का। कौन सा फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटी का फील्ड। तो एजेंट से कहेंगे अपना फोर्स ऊपर लगाओ, तो ये हुआ देखो एफ एजेंट। और हम इससे कहेंगे कि आप इसको ऊपर उठाइए, लेकिन ये ख्याल रखिए कि कैसे उठाना है, स्लोली उठाना है, स्लोली। और स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो बताइए जरा, अगर हम इस एजेंट से कहें कि इस ब्लॉक को आप स्लोली लेके जाइए और यहां तक ले जाइए, मान लो यहां तक, और ये हाइट हमने मान लो h उठा दी और ये मान लो इसकी फाइनल पोजीशन है। ऐसा करने में बताओ, इधर लग रहा होगा हमारा f एजेंट, नीचे लग रहा होगा हमारा mg। हम आपसे कहें ऐसा करने में एजेंट ने कितना वर्क करा होगा? अगर हम आपसे ये पूछें कि एजेंट ने इस ब्लॉक को यहां से यहां तक उठाने में कितना वर्क किया, अगर हमको ये निकालना है तो बताओ जरा, बताओ भाई। W एजेंट
यही बताओ बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही बराबर होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हालांकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो बताओ यहाँ एजेंट ने जो वर्क करा होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो बताओ एजेंट का फोर्स किधर, ऊपर, शिफ्टिंग किधर, ऊपर, तो एजेंट का वर्क पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे देखो एफ एजेंट इंटू हाइट एच इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल 0 हो गया। अब बताओ एजेंट का फोर्स स्लोली लेके गए एक्सेलरेशन 0, तो एजेंट का फोर्स बताइए mg के बराबर होगा। तो बताओ एजेंट का फोर्स अगर mg के बराबर है तो ये देखो mgh, ये आ गया हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यानी बताओ अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 तो h हाइट ऊपर, यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, और ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो एक बात अच्छे समझ लो, वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमेशा सही नहीं होता है। ये कब सही होता है, व्हेन शिफ्टिंग इज स्लोली, जब हम शिफ्टिंग कैसा कर रहे हैं, स्लोली। अगर स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो एजेंट जो भी वर्क करेगा वो वर्क पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। और हम कहेंगे कि ये बताइए शिफ्टिंग स्लोली है तो एजेंट का पूरा वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। लेकिन वर्क डन बाय फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, बताओ कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ mg है, mg किधर लग रहा है, नीचे, शिफ्टिंग किधर हो रही, ऊपर, mg का वर्क क्या आ रहा है, माइनस mgh, और ये बताओ बराबर है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, W फील्ड माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑलवेज करेक्ट। ये बेटा हमेशा सही है, ऑलवेज करेक्ट है ये। लेकिन बताओ एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सही नहीं है, ये केवल तब सही है जब शिफ्टिंग कैसा है, स्लोली। अगर स्लोली नहीं होगा तो एजेंट जो वर्क करेगा उसकी कॉस्ट में पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर स्लोली शिफ्टिंग है तो फिर जो एजेंट वर्क करेगा वो पूरा का पूरा चेंज इन पोटेंशियल के बराबर ही होगा, राइट। लेकिन वर्क डन बाय फील्ड हमेशा सही होगा माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान दो, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ये लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखना। तो W कंजर्वेटिव फील्ड ये लिखा है माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये देखो बेटा क्या बन जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब देखना अगर कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कब आएगा, जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी जब जब कंजर्वेटिव फील्ड नेगेटिव वर्क करेगा समझ जाओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। और जब बताओ कंजर्वेटिव फील्ड का वर्क पॉजिटिव होगा तो फील्ड का वर्क देखो U इनिशियल माइनस U फाइनल, ये अगर पॉजिटिव है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा फाइनल कम, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, डिक्रीजेस। तो बहुत अच्छे समझना, जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो mg है कंजर्वेटिव फील्ड, ऊपर जा रही होगी तो कंजर्वेटिव फील्ड नेगेटिव वर्क करेगा, समझ जाओ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल वाली बढ़ रही होगी। और जब बॉडी बताओ नीचे आ रही होगी तो mg नीचे लग रहा है, शिफ्टिंग भी नीचे हो रही है, तो mg बताओ पॉजिटिव वर्क करेगा, समझ जाइए पोटेंशियल एनर्जी बताइए घट रही होगी। तो वही मैंने लिखा है, जब जब कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जब जब कंजर्वेटिव फील्ड नेगेटिव वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। नोट करो, इतना नोट करो बेटा। आप लोग इसे नोट करिए, तब तक इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग हमेशा पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एक रेफरेंस लाइन जरूर मानेंगे जहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे।
रेफरेंस लेवल मानेंगे, फिर उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे प्लस mgh या माइनस mgh। जहां रेफरेंस लाइन होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसके ऊपर प्लस mgh, उसके नीचे माइनस mgh। और रेफरेंस लाइन आप कहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस लेवल कहीं भी मानने पर पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा दें, समझिए जरा। ध्यान दीजिए, मैं तुमसे ऐसे बोलूं, मान लो ये रेफरेंस लाइन, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये हमने रेफरेंस लाइन माना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अगर इससे h1 हाइट पे बात करें तो यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी U1 प्लस का mgh1। एक लेवल यहां मान लें, इससे h2 हाइट पर, तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी होगी mg। बताओ यहां से यहां तक की हाइट h1 प्लस h2 ये लिखी जाएगी, राइट। तो जरा चेक करो, चेक करो इस लेवल से इस लेवल का डिफरेंस, ठीक है, या ऐसे बोल दें इनका डिफरेंस देखो कितना है, इन दो का डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस mgh1, ठीक है। इन दो का डिफरेंस कितना है बेटा, mgh2, इसमें से इसको घटाओ, ठीक है। अच्छा, अगर हम रेफरेंस लाइन, किसी ने कहा नहीं हम तो रेफरेंस लाइन यहां मानेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रेफरेंस लाइन आप कहीं भी मान लीजिए, उससे दो लेवल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलता है बेटा। अगर यहां रेफरेंस लाइन तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। यहां से हाइट ये h2 है और ये h1 है, ये एक लेवल है, ठीक है। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी देखो जीरो है, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी अब लिखी जाएगी हमारी माइनस mgh1। अगर ये h1 नीचे है तो जहां जीरो उसके नीचे माइनस mgh1। अगर ये h2 ऊपर है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस का mgh2। देखो बेटा इनका डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाओ, mgh2 ही आ रहा है। इन दो का डिफरेंस जरा चेक करो, इसमें से ये जीरो है, ये माइनस का, तो जीरो में से घटाओ, तो ये डिफरेंस बताओ बेटा mgh1 ही आ रहा है। तो मैं तुमको ये सिखाना चाह रहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय, अभी जब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय आप कहीं पर भी रेफरेंस लेवल मान सकते हैं और दो लेवल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ये बताओ बदलने वाला नहीं है। चाहे हम रेफरेंस लाइन यहां माने, चाहे यहां माने, चाहे वहां मान लें, रेफरेंस लेवल मानने के लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं। कहीं भी रेफरेंस लेवल मान लीजिए, दो लेवल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बदलने वाला नहीं है। नोट करिए और हेडिंग डालिए वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब देखिए जरा, वर्क एनर्जी थ्योरम समझिए जरा। हम आपको पहले तो ये क्लियर कर दें, थ्योरम एक ही है, केवल एक थ्योरम है, लेकिन हम उस थ्योरम के कई टुकड़े करेंगे ताकि सवाल में हम बीच से कहीं से भी थ्योरम का पार्ट अप्लाई कर लें, राइट। तो हम यहाँ पे कंडीशन डालते जाएंगे, पहले समझ लीजिए थ्योरम एक ही है
और वो थ्योरम है डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया से समझिएगा, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये थ्योरम है। यानी वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, किसी भी बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्सेस का वर्क मिला करके डब्ल्यू नेट इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी एक थ्योरम है, यही थ्योरम है बस। इसी के हम कई पार्ट करेंगे, अभी देखते जाइएगा। ये हमारा थ्योरम है, यही एक थ्योरम है, सिंगल थ्योरम है। सारे सवाल इस थ्योरम से लग जाते हैं। इनका एप्लीकेशन अभी हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस में, लेकिन पहले अच्छे समझ लीजिए। डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नेट का मतलब है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, all forces acting on the system, all forces acting on the system। कह रहे सिस्टम पर लगने वाले जितने भी फोर्स हैं उन सारे फोर्सेस का मिलाकर के जो वर्क होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यही एक थ्योरम है, और इस थ्योरम से हम कई छोटे छोटे थ्योरम बोल दें या पार्ट बोल दें जिन्हें हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं, और वो हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में। ठीक है, अभी एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन पहले थ्योरम समझ लीजिए। तो डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये एक सिंगल थ्योरम होगा। अब अगर हम बात करें, अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये थ्योरम कहां से आई है, तो हम ये भी सिखा दें आपको। तो जरा देखिए, अगर हम कहें किसी भी बॉडी पर लगने वाला ये मान लो नेट फोर्स है, और ये मान लो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, और ये बताओ ग्राफ है एफ नेट वर्सेस एक्स ग्राफ। मैंने आपको कल ही सिखाया है कि एफ वर्सेस एक्स ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है, मैंने सिखाया था पिछली क्लास में। तो अगर एफ नेट वर्सेस एक्स है तो इसका एरिया आएगा डब्ल्यू नेट, नेट वर्क डन आएगा। अब बताओ इसका एरिया जरा निकालो। जनरल एक्स पे गए, कितना एलिमेंट लिया dx, और कहा कि ये dx इतना छोटा है कि यहाँ का फोर्स और ये फोर्स लगभग बराबर, तो इतने एरिया को हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हैं, और इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का जो एरिया होगा उसे लिखेंगे dA, डिफरेंशियल एरिया, और यही बनेगा dW और ये बनेगा FDX। तो ये बन गया देखो dW नेट। तो अगर हमें टोटल एरिया चाहिए तो ये बनेगा W नेट टोटल वर्क, और ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ dW नेट, और ये बनेगा बताओ इंटीग्रल ऑफ FDX। बहुत बढ़िया से समझिएगा। तो बताओ जरा यहां से एफ नेट को, ये एफ नेट है बेटा, देखना ध्यान से, ये नेट फोर्स हो गया। तो ये बताओ एम इंटू ए इंटू डी एक्स। तो बताओ डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल एम। एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, या फिर वी डीवी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो आपने कहा सर यहां पे लिखो वी डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, और ये बताओ dx तो खत्म हो गया, m बाहर आ गया, इंटीग्रल v dv, लिमिट लगा दो v इनिशियल से v फाइनल। तो बताओ बेटा इसका इंटीग्रेशन m, ये v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगा v इनिशियल से v फाइनल, राइट। तो बताओ ये w नेट इक्वल टू, ये बताओ क्या लिखा है, हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। देख लो बेटा, ये बन गया हाफ एम बी फाइनल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये बन गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये बन गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो प्रूव हो गया डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो एक सिंगल थ्योरम है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हम लोग हमेशा लगा सकते हैं, पहले इतना नोट करिए। फिर हम इस थ्योरम के कई पार्ट करने जा रहे हैं और तुम्हें लिख के दिखाएंगे कि अगर सवाल में ये कंडीशन होगी तो हम यहां से उठाएंगे सवाल को, राइट। तो थ्योरम एक ही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखना बेटा,
ये हो गया। अब देखिएगा भाई, ध्यान दीजिए। तो हम अपनी बात पे वापस आते हैं कि थ्योरम एक ही है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब समझो जरा, इसी थ्योरम के हम कई टुकड़े करने जा रहे हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो देखो डब्ल्यू नेट किसी भी सिस्टम पर कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, ये क्या, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। तो देखना डब्ल्यू इसमें कंजर्वेटिव हो सकता है, इसमें डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, एनसीएफएफ नॉन कंजर्वेटिव लाइक ड्रैग फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन, कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशनल फील्ड, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे नॉर्मल रिएक्शन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव में काइनेटिक फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन कंजर्वेटिव होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव होता है। प्लस एजेंट हो सकता है, प्लस एजेंट हो सकता है। और ये सब मिलकर के, एजेंट का मतलब किसी पर्सन का फोर्स हो सकता है, जैसे मैं एजेंट हूं, मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊं तो ये एजेंट का फोर्स है। इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थ्योरम एक ही है, डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और उस सिस्टम पर कई तरीके के फोर्स लग सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्प्रिंग का फोर्स के एक्स, रस्सी का टेंशन टी, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब किस में आ रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एयर ड्रैग, काइनेटिक फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ये सब आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, राइट। अब आया एजेंट, किसी पर्सन का फोर्स, इन सब का वर्क मिलाकर के होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान देना, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी अभी मैंने सिखाया था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज होता है, ऑलवेज। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, ये भी मैं बता चुका हूं। और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन -10 जूल वर्क कर रहा है तो समझ जाओ सिस्टम की एनर्जी का लॉस होगा 10 जूल। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ने -10 जूल वर्क किया तो एनर्जी का लॉस होगा 10 जूल, राइट। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं, मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन ने -10 जूल वर्क किया, तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क लिखना, तो माइनस और 10 का मतलब मैग्नीट्यूड, यहां 10 लिखना चाहिए, तो 10 की जगह लॉस, ये लॉस ऑफ एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन अगर -10 जूल वर्क करेगा तो मैंने -10, और जितना वो मैग्नीट्यूड होगा वर्क का उतना ही अमाउंट एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो माइनस टाइम्स लॉस ऑफ एनर्जी, और प्लस डब्ल्यू एजेंट, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा माइनस डेल्टा यू होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर -10 जूल वर्क करते हैं तो एनर्जी का लॉस 10 जूल बोला जाता है। तो देखो ये बेटा -10 ही लिखा है मैंने, माइनस और 10 की जगह लिख दिया लॉस ऑफ एनर्जी। अगर वो -10 जूल वर्क कर रहा है तो लॉस ऑफ एनर्जी 10 होगा, तो माइनस अलग लगा दिया और 10 की जगह लिख दिया अमाउंट लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। अब देखो बेटा, अब हम यहां पे कंडीशन डाल रहे हैं, इफ agent is present, agent is present but, if agent is present but NCFF नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एब्सेंट। ध्यान से देखना, एजेंट तो प्रेजेंट है लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ध्यान दो ये लिखा -डेल्टा यू, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो लॉस 0, प्लस डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हमने दूसरा थ्योरम बना दिया, थ्योरम वही है, उसी थ्योरम से ड्राइव कर दिया, एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक, तो हम इसको बोलने लग गए डब्ल्यू एजेंट
इज इक्वल टू होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये ख्याल रहा, ये हम कब लिख सकते हैं? वर्क डन बाई एजेंट इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी कब लिख सकते हैं? जब एजेंट तो है लेकिन कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो ये हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। यानी उसी थ्योरम से हमने एक और छोटा सा थ्योरम मान लो या पार्ट मान लो ड्राइव कर दिया अपनी सुविधा के लिए, ताकि न्यूमेरिकल हमें यहां से शुरू ना करना पड़े, हम सीधा यहां से शुरू करें। तो हमने अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया कि अगर एजेंट है और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाई एजेंट इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। आई थिंक क्लियर। अच्छा बताओ, अगर यहीं पे हम कह देते हैं कि स्लोली मोशन है तो ये क्या हो जाता? जीरो। अगर स्लोली मोशन होता तो बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता। फिर मैं बोलता वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो याद करो, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन जब करा था तो क्या बोला था? वर्क डन बाय एजेंट टू अरेंज द सिस्टम स्लोली इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो मैंने कहा था कि कंजर्वेटिव फील्ड की प्रेजेंस में एजेंट से कहिए कि सिस्टम को स्लोली अरेंज करे, मतलब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो और स्लोली मोशन हो। स्लोली मोशन होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो एजेंट का वर्क पूरा का पूरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर स्लोली मोशन नहीं है तो एजेंट का वर्क होगा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। और ये बात ख्याल रहे, ये तब की बात है जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, राइट। ये हमारा सेकंड थ्योरम, हमने इसको नाम दे दिया, कुछ भी नाम दीजिए आप। अब देखना हम यहीं पे कंडीशन डाल रहे हैं, ध्यान से देखना। इफ एजेंट and NCFF non-conservative force both are present अब मैं कह रहा हूं एजेंट भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, बोथ आर प्रेजेंट। एजेंट भी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो देखो बेटा यही थ्योरम, यहां से देखना, माइनस डेल्टा यू माइनस लॉस ऑफ अमाउंट, लॉस ऑफ एनर्जी प्लस डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखना जरा, एजेंट का वर्क अब निकल के आएगा चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन मैकेनिकल प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। यानी अब बताओ वही थ्योरम हमारा बन गया कि वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब समझे, अगर कोई पर्सन एजेंट का फोर्स है और एजेंट ने अगर 100 जूल वर्क किया तो ये 100 जूल पूरा का पूरा मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होगा अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन ने 20 जूल एनर्जी लॉस कराई तो एजेंट का वर्क 100 जूल 80 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और 20 जूल अमाउंट एनर्जी का क्या हो जाएगा? लॉस। लेकिन अगर बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है और एजेंट है और एजेंट 100 जूल वर्क कर रहा है तो फिर एजेंट का वर्क पूरा का पूरा 100 जूल चेंज इन मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में एजेंट किसी बॉडी को शिफ्ट कर रहा है तो वो एजेंट का पूरा वर्क चेंज इन मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कुछ अमाउंट लॉस हो जाएगा और कुछ अमाउंट चेंज इन मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा। मान लो हम तुमसे कहें एजेंट ने 100 जूल वर्क किया और लॉस हो गया मान लो 20 जूल, तो 80 जूल ही चेंज इन मैकेनिकल में गया। लेकिन अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ना होता और फिर एजेंट अगर 100 जूल वर्क करता तो पूरा का पूरा चेंज इन मैकेनिकल में कन्वर्ट होता। आई थिंक क्लियर। अब देखिए जरा, यहीं पे अगली कंडीशन डाल रहा हूं मैं, इफ एजेंट एंड एनसीएफएफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर एब्सेंट कर दे रहा हूं, चलो एब्सेंट, प्रेजेंट तो हो चुके हैं, बोथ आर एब्सेंट। अब ना ही कोई एजेंट है और ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ध्यान देना, ये देखो यही रहेगा, ध्यान से देखना, माइनस डेल्टा यू, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है नहीं तो लॉस जीरो, एजेंट है नहीं तो डब्ल्यू एजेंट जीरो, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया से देखिएगा, ये बन गया थ्योरम। अब देखो ये क्या लगा, माइनस डेल्टा का मतलब फिजिक्स में होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो गया के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, ठीक है। तो इसको बताओ इधर लाओ, तो यू इनिशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, यू फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। देखो बेटा ये क्या बना, ये बन गई टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी।
तो इसे मैं लिख दे रहा हूं टोटल एनर्जी इनिशियल, और ये बन गया टोटल एनर्जी फाइनल। इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, यानी मैकेनिकल एनर्जी है टोटल, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को मैंने मैकेनिकल को ई लिख दिया है। तो बताओ ये एनर्जी कंजर्वेशन, कोई हमसे कहे एनर्जी कंजर्वेशन हम कब लगा सकते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए जब ना कोई एजेंट हो, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो हम सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। और हम लिख सकते हैं इनिशियल टोटल एनर्जी बराबर फाइनल टोटल एनर्जी, यानी इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक का सम फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक के सम के बराबर होगा। राइट, ये कब की बात है, जब ना कोई एजेंट और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नोट करिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा नहीं लगा सकते बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं, जब ना कोई एजेंट हो, ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, यहीं से एक पार्ट और बचा है, बस उसको भी कंप्लीट कर दें। मान लो हम तुमसे कहें, इतनी सी जगह में करने की कोशिश करेंगे। यहां पे देखो, मान लो हम कहते हैं इफ एजेंट इज एब्सेंट, एजेंट इज एब्सेंट बट NCFF नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। बहुत बढ़िया समझिएगा, एजेंट तो नहीं है लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बताओ अगर एजेंट नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो बताओ जरा यहीं से देखना, ये होगा माइनस डेल्टा यू, ये लॉस भी होगा, ये नहीं होगा। तो जरा देखना सब कुछ यहीं होगा, बस यहां माइनस लॉस होगा, तो ये माइनस लॉस इधर चला जाएगा। तो यही थ्योरम बन के आएगा ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस। इसे हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मतलब टोटल एनर्जी इतनी थी, बाद में बची इतनी, इतनी क्या हो गई, लॉस। मान लो 100 जूल थी, 90 जूल बची, 10 जूल लॉस हो गई। ये कब बात करेंगे, जब कोई एजेंट नहीं होगा लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वो एनर्जी को क्या करता है, लॉस। इतना नोट करिए। और अब मैं दिमाग में रखने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे। राइट, नोट कर लो पहले इतना बेटा, फिर हम समझाते हैं। अब देखिए इसको दिमाग में रखने का तरीका बताओ। एजेंट, मैं एजेंट हूं, मैं पर्सन हूं, मैं ही तो एजेंट हूं। मुझे कहा था इस ब्लॉक को उठाइए, मैं इसको एक्सेलरेट करके अगर ले गया तो मैंने बताओ पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाई और इसकी स्पीड भी बदली, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई। यानी एजेंट क्या कर सकता है, एजेंट पोटेंशियल को बदल सकता है और काइनेटिक को बदल सकता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो आप दिमाग में मोटा मोटा ये बिठाइए कि एजेंट मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे फोर्स क्या करते हैं, एनर्जी का लॉस कराते हैं। तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो एनर्जी लॉस होगी, एजेंट होगा तो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करेगा। इतनी बात दिमाग में रखिए। अब मैं समझाता हूं। तो देखिए थ्योरम एक ही है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस W नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब मैंने कहा अगर एजेंट है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी चेंज होगी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, तो वर्क डन बाय एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ओनली। ये आ गया, यानी एजेंट अगर 100 जूल वर्क करेगा तो पूरा का पूरा 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करने में जाएगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर एजेंट है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है तो एजेंट जो वर्क करेगा उसकी कॉस्ट में मैकेनिकल एनर्जी भी बदलेगी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ एनर्जी का नुकसान भी करेगा। तो मान लो एजेंट ने 100 जूल वर्क किया तो 90 जूल चला गया मैकेनिकल एनर्जी को बदलने में और 10 जूल चला गया लॉस में। तो अब हम बोलेंगे W एजेंट इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल प्लस लॉस। और मैंने कहा ना कोई एजेंट, तो आपने कहा नो चेंज इन मैकेनिकल। मैंने कहा नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, आपने कहा नो लॉस ऑफ एनर्जी। इट मींस
इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाएंगे? जब ना कोई एजेंट होगा और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। एजेंट नहीं होगा तो मैकेनिकल एनर्जी में वो कोई बदलाव नहीं करेगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा तो वो एनर्जी का नुकसान नहीं करेगा। तो टोटल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही बाद में होगी, और हम लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन। और ये कंडीशन है, एनर्जी कंजर्वेशन हम तभी लगाते हैं जब ना कोई एजेंट और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक क्लियर। अब आओ, एजेंट तो नहीं है तो आपने कहा मैकेनिकल एनर्जी में चेंज तो नहीं हो रहा है सर, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप कहोगे सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे फोर्स अगर सिस्टम के साथ लगते रहेंगे तो वो एनर्जी को खाते रहते हैं, एनर्जी का नुकसान करते रहते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर बॉडी 100 जूल एनर्जी लेके चली और काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसकी एनर्जी लगातार लॉस हो रही है, और रास्ते में देखा कि 90 जूल बची, 90 जूल बची, तो मैं लिखूंगा 100 बराबर 90 बची और 10 लॉस हुई तो प्लस 10, यानी 100 बराबर 90 प्लस 10, मतलब इनिशियल एनर्जी 100 बराबर फाइनल एनर्जी 90 प्लस 10 जूल लॉस, यानी इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी प्लस लॉस, दैट इज कॉल्ड एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। हम यहाँ पे एनर्जी का हिसाब किताब लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी थी, इतनी बची, इतना नुकसान हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इट इज नॉट एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। हेडिंग डालो बेटा एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं इसे रब करने जा रहा हूं। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मान लो हम आपसे ऐसे कहें, हमारे पास यहां पर इंक्लाइंड है एक, और ये रफ इंक्लाइंड है बेटा, यहां एंगल है थीटा, और यहां से कोई बॉडी एम मास की बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से छोड़ी जा रही है, और यहां रफनेस है म्यू, और ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड स्लाइड करके आ रही है, ऐसे स्लाइड करके, और हमसे कह रहा है कि जब ये बॉडी यहां पहुंची तो इसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली, ये हमारा सवाल है। ये फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है बॉटम पर। अच्छा, हमको क्या क्या गिवन है? हमको ये बेस लेंथ गिवन है एल, और हमको हाइट गिवन है एच, ये हाइट गिवन है एच, ये हमको गिवन नहीं है, ठीक है। ये एल गिवन है और वो एच गिवन है, ये हमें दिया गया है, राइट, ठीक है। तो हमें ये वेलोसिटी निकालनी है। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, देखना ध्यान से देखना। अच्छा, तो जब ये स्लाइड करके जाएगा तो क्या इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? यस, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। और काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हम आपसे जवाब मांगेंगे, जवाब देना। क्या यहां से लेके यहां तक कोई एजेंट, क्या कोई एजेंट है? आपने कहा सर नो एजेंट, पर्सन का तो फोर्स है नहीं। लेकिन जब ये यहां से यहां तक स्लाइड करके जा रहा है तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो आप कह रहे हैं यस सर, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो नो एजेंट बट एनसीएफएफ इज प्रेजेंट। तो देखो मैं लिख रहा हूं, इफ नो एजेंट, देखना कंडीशन मैं तुमसे खुद पूछूंगा, इफ नो एजेंट बट एनसीएफएफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट। तो अभी अभी मैंने सिखाया है
कि अगर कोई एजेंट नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी में बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी को नुकसान जरूर करेगा। तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल प्लस कुछ अमाउंट लॉस। लॉस का अमाउंट उतना ही होगा जितना काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अगर -20 जूल वर्क करता है तो लॉस हम लोग लिखेंगे +20। मॉडुलस लिखा है, माइनस का यूज हो चुका है ऑलरेडी डेरिवेशन में, माइनस लिखा था याद करो उधर, फिर इधर आके प्लस हुआ है। तो यहां हम लोग केवल लॉस का अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट। चलो भाई लिखते हैं। इनिशियल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, साफ साफ लिख दे रहा हूं। पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल, और ये प्लस लॉस, ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना। ये लेवल इनिशियल है, ये इनिशियल लाइन है, ये लेवल फाइनल है बेटा, ये फाइनल है। अब बताओ रेफरेंस लाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, आप कहना सर यही मान लो, नीचे मान लो, कहीं भी मान सकते हो आप जहां कहें वहां मान लें, आपने कहा यही मान लो। तो ये रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये रेफरेंस लाइन है। चलो भाई बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो जब ये यहां है तो रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर है, h, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां 0, इसके ऊपर +mgh, इसके नीचे -mgh। तो बताओ ये लेवल रेफरेंस लेवल के ऊपर है तो +mgh, तो देखो +mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, काइनेटिक 0, और जब बताओ ये फाइनली यहां आया तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी हुई 0 और काइनेटिक हुई ½ v फाइनल स्क्वायर प्लस, अब लॉस, लॉस का यहां मैग्नीट्यूड लिखना है। याद करो यहां से लेके यहां तक काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्क होता था वो होता था -μmg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, कल ही पढ़ाया था। तो ये यहां से यहां आया तो ये हॉरिजॉन्टली कितना शिफ्ट हुआ, l, तो -μmgl। तो देखो हमें यहाँ लॉस का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मॉडुलस होगा μmgl। हमें बेटा यहाँ वर्क नहीं लिखना, हमें अमाउंट लिखना, लॉस का मैग्नीट्यूड, तो ये होगा μmgl। देख लीजिए बढ़िया से, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं। बेटा ये वर्क है काइनेटिक फ्रिक्शन का, काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क करा -10 जूल, तो लॉस लिखेंगे ओनली 10 जूल, तो ये माइनस हटा देंगे तो ये 10 जूल, राइट। अब देखो भाई हमें वेलोसिटी चाहिए, तो देखना ½ mv फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू mgh माइनस μmgl, पूरे से m हो गया कैंसिल, v फाइनल का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स g कॉमन ले लो बेटा, h माइनस μl। तो यहां से देखिए v फाइनल बराबर रूट के अंदर 2 टाइम्स g कॉमन ले लिया, h माइनस μl, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी आ गई, आंसर नोट करिए। तो ये है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन, नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा जो लॉस लिखेंगे हम लोग लॉस का केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू नंबर लिखेंगे केवल। काइनेटिक फ्रिक्शन जितना नेगेटिव वर्क करेगा उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी क्या होगी, लॉस। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलिए अब देखिए।
अब देखिए मान लो मैं आपसे ऐसे कहे, ये एक इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, ये बेस लेंथ एल है और ये हाइट है एच, ठीक है। हम यहां से किसी एम मास के ब्लॉक को, यहां रफनेस भी दे देना चलो म्यू, ऐसे किसी एजेंट से कह रहे हैं, एजेंट का फोर्स हमें पता नहीं है, हमने लिख दिया है एजेंट। हमने इस एजेंट से कहा कि आप इस ब्लॉक को ए पॉइंट से इस इंक्लाइन पर स्लोली लेकर जाइए और बी पॉइंट तक लेके जाइए, ये पॉइंट बी है, और पूरे रास्ते कैसे लेके जाना है, स्लोली लेके जाना है। स्लोली मोशन आप समझ गए होंगे, स्लोली का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, राइट। एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब होता था वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। हम बताओ इस ब्लॉक को ए से बी तक कैसे लेके गए, स्लोली, राइट। तो लिखें, क्वेश्चन लिखें, ए ब्लॉक इज कैरीड स्लोली, a block is carried slowly, a block is carried slowly from position A to B, from position A to B, from position A to B by help of agent force, by help of agent force. Find work done by agent, find work done by agent, find work done by agent, हमें एजेंट का वर्क बताना है, राइट। तो देखना समझेंगे, बहुत ही आसान है। फाइंड वर्क डन बाय एजेंट, तो याद करो मैंने सिखाया। अच्छा बताओ, ये जब ऊपर जाएगा ऐसे तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, ये किस में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में। अच्छा एमजी किस में आता है, कंजर्वेटिव में। नॉर्मल किस में आता है, कंजर्वेटिव में। जवाब दीजिए, यहां से लेके यहां तक क्या कोई एजेंट, आपने कहा सर यस दिस इज एजेंट। क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यस। तो एजेंट भी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो मैंने क्या सिखाया था, एजेंट जो वर्क करता है वो मैकेनिकल में चेंज करना चाहता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी का लॉस करना चाहता है। तो अब जो एजेंट वर्क करेगा वो पूरा का पूरा मैकेनिकल में नहीं जाएगा, कुछ अमाउंट एनर्जी का लॉस भी होगा। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई एजेंट, यही हमें निकालना है, इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी, और लॉस का केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं। अब रेफरेंस लाइन किसी ने कहा सर यही मान लो बॉटम पे, किसके लिए रेफरेंस लाइन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने रेफरेंस लेवल एकदम बॉटम पे माना है, ध्यान देना, ये हमको निकालना। अच्छा देखो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम को इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। मतलब हमें ये एजेंट का फोर्स नहीं भी पता है तब भी हम इसका वर्क बता सकते हैं इनडायरेक्टली। कैसे, ये हमें निकालना है, इधर का हम सब निकाल लें तो ये अपने आप आ जाएगा। तो बगैर एजेंट के फोर्स को पता करे हम उसका वर्क बताते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड। और वो इनडायरेक्ट मेथड है कौन, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट। इनडायरेक्ट मेथड बगैर फोर्स पता करे, देखो हमें जिसका वर्क निकालना है वो फोर्स ही नहीं हम पता कर रहे हैं, वो सीधा बता दे रहे हैं कि फोर्स ने इतना वर्क किया, तो इसे इनडायरेक्ट मेथड ही तो कहेंगे। तो बताइए भाई, ये हमको निकालना है W एजेंट, चेंज इन मैकेनिकल का मतलब मैकेनिकल फाइनल माइनस मैकेनिकल इनिशियल एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो फाइनल मैकेनिकल का मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल, और प्लस लॉस का ओनली मैग्नीट्यूड। देखना बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चलो लिखने जा रहे हैं। रेफरेंस लाइन अगर ये है तो फाइनल पोजीशन ये है, यहां से यहां तक ले गए ना, तो ये पोजीशन कौन सी है बेटा, इनिशियल, और ये पोजीशन है बेटा फाइनल, ये इनिशियल वो फाइनल। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक स्लोली ले गए, स्लोली का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका मतलब जितनी काइनेटिक यहां उतना काइनेटिक यहां। तो हम इनिशियल लिखें फाइनल लिखें तो ये कट जाएगा, इससे अच्छा जीरो जीरो लिख दो।
समझ लो अच्छे से। स्लोली का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। मतलब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल तो फाइनल भी 10 जूल, तो अगर ये 10 जूल तो ये 10 जूल कट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों जगह 0 0 लिख दे रहे हैं क्योंकि कटेगा, मुझे पता है। अब आओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो रेफरेंस लेवल यही है, तो अगर रेफरेंस लेवल ये है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। काइनेटिक जितना इनिशियल उतना फाइनल, तो फाइनल जीरो माना तो काइनेटिक भी इनिशियल भी जीरो। प्लस लॉस, और लॉस का मैग्नीट्यूड उतना जितना काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्क करा, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क होता था माइनस म्यू एम जी इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। तो यहाँ लॉस लिखेंगे हम लोग म्यू एम जी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, ये यहां से यहां गया हॉरिजॉन्टली, एल खिसक गया, तो यहां पे आएगा एल। तो देखो बेटा आंसर आ गया, डब्ल्यू एजेंट इज इक्वल टू एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, ये आंसर होगा। नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए अब। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहां पर एक मास है एम मास, ठीक है, और यहां से एक आइडियल पुली से इस रस्सी को, आइडियल स्ट्रिंग को पास कराया गया, और यहां पे एक मास है 2m मास, ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है। यहां जो रफनेस है वो है 1/2, 1/2, ठीक है। ये 1/2 रफनेस है, म्यू की वैल्यू। सवाल लिखें, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन लिखिए, सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, system released from rest find speed of mass m, find speed of mass m when it moves a distance d, when it moves a distance d on horizontal rough surface, distance d on horizontal rough surface, right। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, ये इसका कौन सा पोजीशन है, इनिशियल, और ये कहा गया सिस्टम रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इसकी कौन सी फोटो है, इनिशियल, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के बाद अब हम आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं, अगर ये इधर डी खिसक के जाएगा, ऐसे टेंशन हो, और बढ़िया समझिएगा, अगर ये इधर डी खिसक के पहुंचा, यहां तक पहुंचा, मान लो ये एम मास इधर डी खिसक के पहुंचा, तो इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता रहा होगा ऐसे, तो ये बताओ नीचे कितना जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर ये इधर डी खिसकेगा तो ये भी नीचे डी जाएगा, सिंपल है। अब यार ये ना कहना कि ये कैसे हो गया, इतना पढ़ाने के बाद अब ये सवाल बनता नहीं है यार। ये 2m मास, ये नीचे चला गया कितना, डी, ध्यान देना, ये इस m मास की फाइनल पोजीशन होगी, ये 2m मास की फाइनल पोजीशन हो गई, ध्यान से देखना। अगर ये इधर डी खिसक रहा है, ये इधर डी खिसक रहा है, और इस डी पे पहुंच के अगर इसने वेलोसिटी b अचीव करी,
तो बताओ इसकी वेलोसिटी भी क्या v होगी? आप कहना बिल्कुल सर सेम होगी। यार कंस्टेंट रिलेशन पढ़ाए थे, चाहे तो वर्क डन बाय टेंशन से बना लो और चाहे पॉइंट मेथड से बना लो कि अगर ये इधर डी खिसकेगा तो ये नीचे डी जाएगा, तो अगर ये डी खिसकने पे v वेलोसिटी अचीव करेगा तो ये भी v वेलोसिटी अचीव करेगा। राइट, अब समझते हैं। जवाब दो, मैं तुमसे बात करूं, पूरे सिस्टम को देखो, क्या कोई एजेंट, क्या कोई पर्सन का फोर्स है? आपने कहा सर नहीं है। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? आपने कहा है सर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एजेंट तो नहीं, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एनर्जी कंजर्वेशन की एनर्जी बैलेंस। आपने कहा सर एनर्जी बैलेंस, एनर्जी का हिसाब किताब लगा सकते हैं कि इनिशियल इतनी थी, फाइनल इतनी बची, इतनी लॉस हो गई। तो देखिए मैं लिखने जा रहा हूं, इफ नो एजेंट but non-conservative force is present, if no agent but NCFF is present, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं लिखूंगा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी प्लस लॉस ऑफ एनर्जी, प्लस लॉस ऑफ एनर्जी। अब आओ इनिशियल एनर्जी में पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल प्लस लॉस। अब ध्यान से देखिएगा, रेफरेंस लाइन, अब सुनो ध्यान से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन हम यही मान लें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस लाइन यहां मान लो, यानी सेम क्वेश्चन में आप दो ब्लॉक के लिए अलग अलग रेफरेंस लाइन मान सकते हैं। तो सुनिए ध्यान से, हमने इसके लिए रेफरेंस लाइन यही मान ली, ये होगी रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां 0। इसके लिए 2m के लिए हमने ये मान लिया रेफरेंस लेवल ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तुमको सर इसके लिए अलग लेवल, इसके लिए अलग, यस, आप सेम क्वेश्चन में दो ब्लॉक के लिए अलग अलग रेफरेंस लेवल मान सकते हैं, सेम भी मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए खैर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो ध्यान से, इसका इनिशियल फोटो ये रेफरेंस लेवल पे है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0। इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बताओ लेवल से डी ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 2mgd। अब आओ काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0। अब आओ इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये भी रेस्ट पे था, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कह रहा हम फाइनल भी रेफरेंस लाइन पे ही है, हमारी फाइनल पोटेंशियल भी 0। इससे पूछा, ये कह रहा हम फाइनल अपने रेफरेंस लेवल पे हैं, हमारी भी 0। फाइनल काइनेटिक बताओ, इसका काइनेटिक फाइनल हाफ mv², हाफ इसका देखो फाइनल 2mv² प्लस लॉस बताओ, यहां से लेके यहां तक गया है, तो लॉस बताओ म्यू mg इंटू हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, यहां से यहां तक की शिफ्टिंग d। म्यू की वैल्यू अभी मैं रख दूंगा, ध्यान देना, m m m m कट गया, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है 2gd, इधर लिखा है v²/2 प्लस 2v²/2 प्लस म्यू की वैल्यू हाफ gd। तो इधर ले आओ जरा, 2 में से बन गया 3/2 gd, ये हो गया 3/2 v², 3/2 से 3/2 कट गया, स्पीड आ गई √gd। ये आंसर है बेटा, नोट कर लो, ये एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम के, नोट करो और फिर अगला सवाल लिखो। सवाल लिखें, अगला क्वेश्चन,
ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, क्वेश्चन लिखिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second, and return to the ground, and return to the ground with speed, and return to the ground with speed 8 meter per second, and return to the ground with speed 8 meter per second. Find maximum height, find maximum height achieved by particle, maximum height achieved by particle assuming air resistance is constant, assuming air resistance is constant throughout the motion, assuming air resistance is constant throughout the motion, assuming air resistance is constant throughout the motion, कह रहा पूरे मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है। चलिए देखते हैं, पूरे मोशन के दौरान एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट मानना है तो हम बता दें एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। जिधर बॉडी जाएगी एयर ड्रैग हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। और एयर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जितना वो नेगेटिव वर्क करेगा उसी के बराबर अमाउंट एनर्जी का क्या होगा, लॉस। याद करो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे तो अगर हम 10 से फेंकते थे पार्टिकल को तो जब वो जमीन पे गिरता था तो 10 से ही टकराता था। वो तब बात थी जब एयर ड्रैग नहीं था। अब क्या हुआ, जब हमने पार्टिकल को ऊपर फेंका तो एयर ड्रैग नीचे लगेगा। और ये बताओ जब लौट के आ रहा होगा तो स्पीड नीचे होगी, एयर ड्रैग ऊपर होगा। तो जब जमीन पे गिरेगा तो बताओ 10 से अगर फेंका है तो अब 10 से नहीं टकराएगा। इस सवाल में कहा गया वो 8 से टकरा रहा है। तो करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो यहां पे हमको एयर ड्रैग का भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिला कि एयर ड्रैग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो बात यह है हमने इस एम मास की बॉडी को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका। बताओ एयर ड्रैग रेजिस्टेंस नीचे लग रहा होगा ऐसे, ये हमारा एयर रेजिस्टेंस है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है बेटा एयर रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये बताओ तब तक ऊपर गया जब तक की स्पीड जीरो नहीं हो गई। अच्छा ग्रेविटी भी होगा लेकिन ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव होता है। यहां जाके स्पीड जीरो हो गई और ये बताओ मान लो मैक्सिमम हाइट h। चलो अब जब लौट के आ रहा है यहां से जीरो वेलोसिटी से, तो अब बताओ जब ये नीचे आएगा तो एयर रेजिस्टेंस अब ऊपर लगेगा R, ये एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगेगा। एयर ड्रैग हमेशा मोशन के अपोजिट, और जब ये जमीन पे गिरा वहीं पे गिरा तो कह रहा है ये टकरा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ये दिया गया हमको सवाल में, ठीक है। अब ये 8 मीटर पर सेकंड से टकराया केवल। अच्छा ग्रेविटी तो नीचे है, ये ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है ऐसे, यहां पे भी ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है ऐसे, ठीक। चलो सबसे पहले यहां से यहां तक देखो जरा, इसको नाम देते हैं इनिशियल, इसको नाम देते हैं फाइनल। आप हमारी थोड़ी मदद करो, इनिशियल से फाइनल तक क्या कोई एजेंट, क्या कोई पर्सन का फोर्स, मैंने तो ऐसे फेंक दिया और मैं हट गया, अब कोई एजेंट नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एजेंट नहीं नॉन कंजर्वेटिव है। हम लिखेंगे ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस, और लॉस का केवल मैग्नीट्यूड, और लॉस उतना जितना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया। बताओ भाई रेफरेंस लाइन यही मान लें, चलो यही मान ले रहे हैं रेफरेंस लाइन, किसके लिए, रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई इनिशियल पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ एम वी 10 का स्क्वायर, फाइनल बताओ पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0, लॉस, लॉस बताइए, चलिए लॉस बताइए, लॉस का अमाउंट जितना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। आर देखो ये कांस्टेंट कहा गया है, इसकी वैल्यू नहीं पता है,
लेकिन इतना कहा गया एयर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो ये आर एक कांस्टेंट फोर्स है, नीचे लग रहा है, शिफ्टिंग ऊपर हो गई एच, तो इसने वर्क करा माइनस आर एच। यार कांस्टेंट फोर्स का वर्क तो हम सीधा लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ ये फोर्स लग रहा नीचे, शिफ्टिंग हुई ऊपर, तो इस आर का वर्क है माइनस आर एच, लॉस कितना आर एच, तो यहां लॉस लिखा जाएगा बेटा आर इंटू एच। तो देख लीजिए अच्छे से, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लॉस का केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, वर्क डन बाई रेजिस्टेंस माइनस आर एच होगा, तो इसे हम लिखेंगे ये लॉस है आर एच। ठीक है, जितना एयर ड्रैग या काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करते हैं उसका मैग्नीट्यूड के बराबर एनर्जी लॉस होती है। अब आओ इधर, अब देखो बेटा ये इनिशियल और अब ये फाइनल, जब ये लौट रहा है तो ये इनिशियल ये फाइनल, रेफरेंस लेवल हमने यही मान लिया, और पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे ई इनिशियल बराबर ई फाइनल प्लस लॉस, और लॉस का ओनली मैग्नीट्यूड। यहां बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, काइनेटिक 0, पोटेंशियल फाइनल 0, काइनेटिक हाफ एम 8 का स्क्वायर, लॉस बोलो, लॉस बोलो, आर लग रहा ऊपर, शिफ्टिंग हो रही नीचे, कितना नीचे एच, जितना हाइट गया उतना ही तो लौटेगा, तो आर का वर्क होगा माइनस आर एच, तो लॉस होगा आर एच मैग्नीट्यूड। सेकंड इक्वेशन, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को गौर से देखो, हमें एच निकालना है, तो जो आर हमें पता नहीं है तो आर एच की वैल्यू ये और आर एच की वैल्यू ये बराबर कर दो, तो मैं तो कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर दो, तो ये देखो जरा, ये कितना बचा 100/2 50 एम माइनस एम जी एच, 1 में से 2 माइनस कर रहे हैं बराबर, इधर देखो एम जी एच माइनस 64/2 32 एम, देख लो भाई, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 माइनस किया, एम 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 कैंसिल, 50 प्लस 32 82, जी एच, जी का मतलब 10 एच 20 एच, एच बराबर 82/20 41/10, तो हाइट आ गई 4.1 मीटर, ये आंसर है बेटा, आंसर आ गया। जितना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करता है, जब हम लॉस लिखते हैं तो उसी के बराबर मैग्नीट्यूड लॉस होता है, अगर उसने -10 जूल वर्क किया तो लॉस होगा 10 जूल ओनली। नोट कर लीजिए बेटा, आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। ठीक है, नोट करिए इसको आराम से।